हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को वर्ड से ही देखें, ठीक है, इस नाम को, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा इलेक्ट्रो, दूसरा हमारा फोरेसिस। अब इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से हो जाता है और फोरेसिस का मतलब हमारा माइग्रेशन से हो जाता है। माइग्रेशन मतलब मूव कर जाना, सेपरेट कर जाना। तो बेसिकली यहाँ पे इसका क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज है, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लोग करते हैं अपने चार्ज्ड पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है। अब इसमें हमारे दो तीन सब्सटेंस का मिक्सचर है और वो सभी मिक्सचर यहाँ पे अलग अलग चार्ज है। जैसे कि मान लीजिए एक सैंपल, एक कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक कंपोनेंट मान लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि जब भी हम लोग यहाँ पे ऐसे सैंपल को हमें सेपरेट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब इसमें अगर हम लोग एक ओवरव्यू ले कि कैसे क्या होगा, तो देखिए इस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे एक कह सकते हो बफर सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो पूरा सैंपल रेडी हो गया। अब इस सैंपल में हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे अपने डिप करेंगे, ठीक है। एक हमारी होगी पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड। एनोड हमारी होती है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और दूसरी हमारी होगी निगेटिवली चार्ज जो कि हमारी हो जाएगी कैथोड, ठीक है। कैथोड हमारी होती है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। लेकिन यहीं पे हमारे आयन्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एनायन हमारा होता है निगेटिव चार्ज और कैटायन हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, कैथोड जो कि हमारा कैटायन से रिसेंबल करती है वो होती है निगेटिवली चार्ज, और एनोड जो कि हमारी एनायन से रिसेंबल करती है वो हमारी होती है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपने दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को डिप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे हमने अप्लाई किया बैटरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, होगा क्या, जो ये हमारे आयन्स है, ठीक है, ये जो हमारा सैंपल है जिसमें हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के हैं, तो जो निगेटिव चार्ज वाला हमारा आयन होगा या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट होगा वो किस तरफ मूव करेगा भाई, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो हमारे निगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ इकट्ठा हो जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव वाली की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे और यही हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा दो वर्ड को कंटेन करता है। पहला आता है इलेक्ट्रो जिसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है फोरेसिस मतलब माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूव करना, मूव मतलब सेपरेट हो जाना। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा एक टेक्निक होता है जिसका यूज हम लोग यहाँ पे अपने चार्ज्ड पार्टिकल्स को सेपरेट करने में करते हैं। अब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे अपने जो डीएनए होते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इनके सेपरेशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। The separation is based on the movement of charged particles through a medium when an electric current is applied। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक मीडियम लेते हैं, उसमें अपने सैंपल को डिजोल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है स्टार्ट होती है और हमारा सेपरेशन जो है हो जाता है। और बाकी इस टेक्निक को हमारा सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट एर्ने टिफेलियस ने 1930 में इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट चार्ज। पॉजिटिव वाले हमारे नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव वाले हमारे पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, बस सिंपल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का मतलब है कि हाउ क्विकली अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव थ्रू अ लिक्विड और जेल मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा मीडियम हो गया। अब इस मीडियम में जब हम लोगों ने अपने सैंपल को डाला तो भाई सैंपल में चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल्स कितनी तेजी से अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे निगेटिव वाला कितनी तेजी से पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, या फिर पॉजिटिव वाला कितनी तेजी से निगेटिव वाले यानी कि कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसी रेट को मेजर करने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट चार्ज यानी कि
जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसमें कितना नेट चार्ज है। जैसे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेजी से हमारा सैंपल मूव करेगा। भाई सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि हमारा कैथोड है और ये हमारे दो पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट है। अब एक पे मान लेते हैं कि हमारा 2+ यानी दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पे मान लेते हैं कि हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो किस पे ज्यादा चार्ज हुआ? हमारे 3+ वाले पे। तो ये वाला ज्यादा तेजी से मूव करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट चार्ज के कि कितना नेट चार्ज है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर साइज एंड विस्कोसिटी के। तो भाई देखिए, मॉलिक्यूलर साइज का मतलब है कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, जो भी हमारा कंपोनेंट है उसका साइज कितना बड़ा है। तो भाई देखिए, जो भी छोटा साइज होगा ना वो बहुत तेजी से मूव करेगा, जबकि जितना बड़ा साइज होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। भाई सिंपल सी बात है कि कोई ऐसे समझिए कि कोई पतला दुबला आदमी होता है वो बहुत तेजी से भाग लेता है, वहीं पे कोई थोड़ा सा जो ओबीज होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो उतनी तेजी से नहीं चल पाते। मतलब ये तो एक समझने के लिए था, बट आप लोग यहाँ पे ऐसे ही समझो कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतनी तेजी से मूव करेगा। जैसे कि एक छोटा सा पत्थर अगर हम लोग लेके फेंकते हैं तो वो कितनी दूर तक चला जाएगा, वहीं पे अगर हम लोग एक बड़ा सा ईंटा लेके फेंके तो उसको कितनी ही दूर तक फेंक पाएंगे। तो मतलब ये तो समझने के लिए, बट आप लोग समझो कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतनी तेजी से मूव करेगा, जितना बड़ा होगा वो उतना स्लो मूव करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड अदर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पे विस्कोसिटी, तो यहाँ पे देखिए, जिस मीडियम में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो भाई इसी मीडियम में तो मूवमेंट होगा। तो ये मीडियम जितना ज्यादा विस्कस होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतना हमारा पार्टिकल्स जो भी हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो स्लो मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है तो मूवमेंट स्लो होगा, और अगर हमारा नेट चार्ज ज्यादा है तो मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा इसका फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 पाई आर ईटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो म्यू है तो म्यू का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी से आ जाता है, क्यू मतलब हमारा चार्ज, नेट चार्ज हो गया, आर हमारा यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस मतलब यही होता है, रेडियस से ही तो हम लोग साइज को मेजर करते हैं। भाई रेडियस हमारा क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। और उसके बाद हमारा ईटा, तो ईटा हमारी विस्कोसिटी हो जाती है, यानी कि जो भी मीडियम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस मीडियम की विस्कोसिटी को हम लोग ईटा बोल देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कह सकते हो इस चार्ज, मतलब कि इस स्पीड को, यानी कितनी तेजी से हमारा चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा, इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा वही चार्ज आ जाता है। तो भाई देखिए, जितना ज्यादा चार्ज उतना तेजी से हमारा मूवमेंट, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करेगा, उतनी तेजी से हमारा मूव करेगा। साइज की बात करें तो स्मॉलर पार्टिकल्स मूव इजली फास्टर थ्रू द मीडियम, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली बिकॉज दे फेस मोर रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स को वो फील करेगा, ठीक है, महसूस करेगा, और वहां पे रेजिस्टेंस जो है ज्यादा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है शेप ऑफ द पार्टिकल। तो भाई देखिए, जो हमारा स्फेरिकल पार्टिकल होगा, ठीक है, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। वहीं पे जो हमारे थोड़ा सा इलोंगेटेड पार्टिकल्स या फिर इरेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, रफ शेप होते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मूव करते हैं क्योंकि उनपे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए, जितना ज्यादा वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा तेजी से हमारा मूव होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वोल्टेज उतना इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि वो ओवर हीटिंग करने लगे और जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वही डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, उनको डैमेज ना हो जाए। तो एक लिमिटेड लेवल तक का वोल्टेज ही हमें अप्लाई करना होता है। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ मीडियम। तो भाई देखिए, जो भी मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी जिस मीडियम में हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल्स को डालने वाले हैं, तो वो मीडियम हमारा, कह सकते हो, जितना उसके अंदर स्मॉल पोर्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। तो मीडियम भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो मीडियम में जनरली हम लोग अभी देखेंगे कि पेपर वगैरह का, जेल वगैरह का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो अभी हमें उसके बारे में भी देखना ही है। बाकी नेक्स्ट हमारा पीएच ऑफ अ बफर। तो भाई देखिए, पीएच क्या होता है? पीएच हमारा चार्ज को कंट्रोल करता है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे जो वीक एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो नॉर्मली, कह सकते हो, डिसोशिएट नहीं होता है। लेकिन अगर यही वीक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मान लीजिए अगर हमारा जो मीडियम है, तो अगर मीडियम स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा भाई, इस वीक एसिड को यहाँ पे डिसोशिएट कर देगा। और डिसोशिएट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई देखिए, जितना ज्यादा पीएच, कह सकते हो, एसिडिक या बेसिक होगा उतना ज्यादा वो वीक वीक एसिड या वीक बेस को क्या करेगा? आयोनाइज करेगा, ठीक है। तो पीएच की वजह से हमारा चार्ज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि
जो भी पीएच है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए कि जो वीक एसिड है, वीक बेस है, वो यहाँ पे डिसोशिएट नहीं हो रहा है, तो वो चार्ज में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर उसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मिल गया, तो वो क्या होगा, वो भी तो अपने चार्ज में सेपरेट हो जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा डायरेक्शन और स्पीड ऑफ मूवमेंट दोनों ही अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर करने पे क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा मूवमेंट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने पे वही हो सकता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिनेचर हो सकते हैं, मतलब खराब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सैंपल्स में क्या यूज करेंगे, जनरली हम लोग प्रोटीन्स, डीएनए, अमीनो एसिड्स, इन्हीं सब का यूज करेंगे। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर, तो अब देखिए, अगर जिस जिस मीडियम में हम लोग यहाँ पे सैंपल को डिजोल्व करने वाले हैं, अगर उस मीडियम में पहले से ही आयंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होगा, वो सैंपल के आयंस के साथ यहाँ पे कह सकते हो कंपीट करने लगेंगे, या फिर उनके साथ कह सकते हो मिलने लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सैंपल है, ठीक है, ये ब्लैक वाला सैंपल है। अब मान लेते हैं कि इसमें पहले से ही हमारे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, ये हमारे सैंपल के, ठीक है, मतलब कि सॉरी, ये हमारा मीडियम का है। जो मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें पहले से ही हमारे कुछ आयंस प्रेजेंट है। अब ब्लू कलर वाला हमारा सैंपल के आयंस है, तो हम लोगों ने जब सैंपल इसमें डाला, ठीक है, तो अब इसमें भी कुछ आयन, इसमें तो आयंस होंगे, इन्हीं आयंस का ही तो हमें सेपरेशन करना है। तो अब अगर पहले से ही आयंस होंगे और मीडियम में भी, सैंपल में भी आयन है, मीडियम में भी आयन है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे हमारा एनालिसिस यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। तो आयनिक स्ट्रेंथ भी हमारी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप अपना सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो आपको 3 टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला है हमारी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर थर्ड हमारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये तीनों आपके सिलेबस में दी हुई हैं। अब अगर आप लोग जनरल क्लासिफिकेशन देखो, तो वहां पे हमारा 2 टाइप से होता है, ठीक है। तो देखिए, अब उस टाइप से हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, तो सिलेबस में जैसा दिया हुआ है वैसा ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि एक हमारा होता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक होता है मूविंग बाउंड्री, बट वो आपके सिलेबस में तो दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस में दिया है इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। तो इन तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखें, तो इसका भी अगर हम लोग एक जनरल ओवरव्यू लेके इसमें होने क्या वाला है, तो इसमें आप लोग समझिएगा क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रे होंगी, ठीक है, और इन दोनों में ही हमारा बफर सोल्यूशन फिल होगा, मतलब कि कह सकते हो ये दोनों ट्रे हमारी मीडियम का काम करेंगी। तो यहाँ पे हमारा मीडियम में सोल्यूशन फिल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक में हमारा एनोड लगा होगा, एक में हमारा कैथोड लगा होगा, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, हम लोग लेंगे एक पेपर, ठीक है, एक पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर, और इस फिल्टर पेपर को ऐसे थोड़ा सा मोड़ के, ठीक है, एक एक तरफ जो है अपने एनोड वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और एक तरफ अपने कैथोड वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे। और यहाँ पे इस पेपर को हम लोग जो है अपने सॉल्यूशन में डिप भी कर लेते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा मतलब ये वेट भी हो जाए। और अब हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, लगभग सेंटर में या फिर एक साइड में हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल को अप्लाई करते हैं। अब जब हमने सैंपल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेंटर में अप्लाई किया, अब इस सैंपल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। एक तरफ हमारा कैथोड है जो कि नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ हमारा एनोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तो हमारा करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो सैंपल है, तो इसमें सैंपल में जो पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे कंपोनेंट होंगे, ये हमारी इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा इधर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज वाले होंगे वो हमारे एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, वो यहाँ पे सेंटर से माइग्रेट करके साइड्स में पहुंच गया है। तो जैसे ये होगा वैसे हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, अपने पेपर को रिमूव कर लेंगे, थोड़ी देर बाद एनालिसिस करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमारा पॉजिटिव वाले सैंपल्स अलग हो गए, नेगेटिव वाले कंपोनेंट यहाँ पे अलग हो गए। तो इस तरीके से हमें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन देखने को मिलता है। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, एक पेपर को अपना डिप करते हैं 2 बफर सोल्यूशन में जिसमें हमारा कैथोड और एनोड लगी होती है, ठीक है, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करती हैं, और इस तरीके से हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। तो दिस टेक्निक सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर मोबिलिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग फिल्टर पेपर एज द सपोर्टिंग मीडियम, ठीक है। तो फिल्टर पेपर यहाँ पे सपोर्टिंग मीडियम का काम करता है, और मोबिलिटी मतलब वही कि हमारे पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव कर पा रहे हैं।
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन देयर चार्ज टू मास रेशियो, पीएच एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा सैंपल है, तो इसके जो पार्टिकल्स है ये कितनी तेजी से मूव करेंगे डिपेंड करेगा कि हमारा उनका चार्ज टू मास रेशियो क्या है, पीएच क्या है सैंपल का, ठीक है, मतलब जो भी हमारा बफर सॉल्यूशन उसका पीएच क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ इसके अपरेटस और सेटअप की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, यूजुअली वॉटमैन नंबर 1 इज यूज्ड, ठीक है। तो ये जो फिल्टर पेपर होता है ये हमारा वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर होता है। उसके बाद पेपर को हम लोग एक बफर सोल्यूशन में सोक करते हैं और प्लेस कर देते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, कि मतलब हमारा हम लोगों ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे जिस सोल्यूशन में डिप है इसमें कि इसके बीच में हम लोगों ने प्लेस कर दिया। द सैंपल इज अप्लाइड एट द सेंटर और एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप। अब यहाँ पे सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, या तो जनरली सेंटर में या फिर एक एंड पे अप्लाई करते हैं। द एंड ऑफ द पेपर आर डिप्ड इन बफर रिजर्वायर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या होता है भाई, एंड हमारे बफर रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब कुछ खास नहीं, यहीं पे हमारा बफर सॉल्यूशन फिल होता है दोनों में, ठीक है। तो इसी में हम लोग दोनों एंड को डिप कर देते हैं, पेपर का एक एंड एक सोल्यूशन में, दूसरा वाला एंड दूसरे सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो ये हमारा एपरेटस एंड सेटअप हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे पेपर को, फिर सोक करेंगे बफर में, अप्लाई करेंगे सैंपल को, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई को, करंट को पास होने देंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा पेपर को ड्राई करेंगे, एक स्टेनिंग रीजेंट हम लोग पेपर पर अप्लाई करेंगे और विजुअलाइज करेंगे सेपरेटेड स्पॉट, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कितनी दूर तक यहाँ पे सेपरेशन हमें देखने को मिला है। मीजर द माइग्रेशन डिस्टेंस फॉर एनालिसिस, ठीक है, और माइग्रेशन डिस्टेंस को मेजर करके हम लोग यहाँ पे सैंपल को एनालाइज कर लेंगे। अब एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरली इसका यूज हम लोग अपने अमीनो एसिड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स और ड्रग्स को सेपरेट करने में, और जो भी हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में हमारा क्या होगा भाई, हमारा प्रोटीन, अमीनो एसिड, यही सारी चीजें तो होंगी। तो इसी की क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा सिंपल, इनएक्सपेंसिव और इजी टू परफॉर्म होती है। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेजोल्यूशन पुअर होता है, मतलब कि जो हमारा सेपरेशन है वो उतना क्लियर भी नहीं हो पाता है अगर हम लोग बात करें अपने और दो मेथड की जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। और थोड़ी सी प्रोसेस यहाँ पे स्लो होती है और पेपर यहाँ पे ओवर हीट या ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप की, जो कि हमारा हो जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो देखो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना एक मोल्ड, ठीक है, मोल्ड मतलब एक सांचा लेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पे अपने जेल को डिप करेंगे। जो भी जेल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे एग्रागोज का जेल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने जेल को डिप किया, ठीक है। अच्छा, जब जेल को हम लोग डिप करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जेल यहाँ पे सेटल हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक जेली टाइप का नहीं देखने को मिलता है, तो जेली क्या होता है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि लिक्विड होती है, वो थोड़ा सा जेली जेली होती है। तो उसी तरीके का यहाँ पे ये हमारा एक तैयार हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे इस जेल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 3 छोटे छोटे वेल, वेल मतलब वैसे तो कुआं हो जाता है, बट यहाँ पे आप ऐसे समझो कि मतलब छोटे छोटे ऐसे होल्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वो अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग 3 होल्स को बचा के रखेंगे इस जेल में। तो कैसे करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे जेल को बना रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक कॉम्ब लेंगे ऐसा स्पेस वाला, ठीक है। तो इस कॉम्ब को ऐसे डिप कर देंगे तो यहाँ पे ये स्पेस बच जाएगा। तो ये हमारे 3 वेल्स इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, हमने जेल प्रिपेयर कर लिया। अब जब हमारा जेल बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लेंगे हमारा एपरेटस, ठीक है। तो इस एपरेटस में क्या होगा, इस एपरेटस में देखो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स रखे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो एपरेटस है इसके अंदर हमारा बफर सॉल्यूशन फिल होगा। ध्यान से सुनना, ये हमारा एक एपरेटस है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोड्स फिट है, बफर सॉल्यूशन ऑलरेडी फिल है। इस एपरेटस पे हम लोग यहाँ पे अपना जेल उठाएंगे और ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जेल को ऐसे रख दिया, जेल पहले से नहीं था, जेल को हमने बाद में रखा है इसके ऊपर। अब ये जेल क्या है, जेल बेसिकली हमारा बफर सॉल्यूशन के अंदर सबमर्ज है, ठीक है, मतलब उसी के अंदर फिट हो गया है और इसी में हमारे इलेक्ट्रोड्स फिट है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने जो वेल्स क्रिएट किए थे, इन्हीं वेल्स में हम लोग अपने सैंपल को डालेंगे, ठीक है। कहाँ डालेंगे, इसी स्पेस में अपने सैंपल को डालेंगे। जेल के अंदर जो स्पेस हमने क्रिएट किया था इसी स्पेस में अपने सैंपल को डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सैंपल हम लोग यूज करते हैं वो जनरली हमारा डीएनए होता है, ठीक है। जनरली डीएनए के फ्रैगमेंट्स के सेपरेशन में हम लोग यहाँ पे अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे, अच्छा, डीएनए के फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे डीएनए जनरली नेगेटिव चार्ज होता है,
तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेल्स की साइड रखते हैं। अच्छा, जिस साइड हम लोग यहाँ पे सैंपल को डालते हैं उस साइड हमारा, हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारा जो है एनोड हो, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, सॉरी कैथोड हो। अब देखो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा सैंपल है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाले की तरफ ही रखते हैं, ताकि ताकि इसको देखो, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाले की तरफ मूव करेगा ना, तो इसको मूव करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको नेगेटिव वाले की तरफ ही रखते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं होते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, सेपरेशन हम लोग बेसिकली साइज के बेसिस पे करते हैं। यानी कि देखो जिसका साइज यहाँ पे ज्यादा बड़ा होगा वो थोड़ा सा स्लो मूव करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, और जिसका साइज यहाँ पे ज्यादा छोटा होगा वो थोड़ा सा तेजी से मूव करेगा तो वो आगे रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे साइज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। आई होप कि आप लोग समझ के होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल मैट्रिक्स एक्ट एज अ मीडियम, यानी कि जेल का एक मैट्रिक्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो कि मीडियम की तरह एक्ट करता है, अलाउिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर देन लार्जर वंस अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा सा स्लो मूव करेंगे। अब टाइप्स ऑफ जेल की बात करें तो अगर हम लोग डीएनए आरएनए की सेपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एग्रीगोज जेल का यूज करते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटीन या पेप्टाइड्स को ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पॉली एक्रिलामाइड जेल का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एपरेटस एंड सेटअप की बात करें तो सबसे पहले एक जेल ट्रे स्लैब लेंगे, ठीक है। बफर टैंक का मतलब यही हमारा जो ये जो हमारा एपरेटस है इसी के अंदर हमारे बफर सॉल्यूशन फिल होते हैं। इलेक्ट्रोड्स और हमारी पावर सप्लाई, तो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए, पावर सप्लाई हो गई। द सैंपल इज लोडेड इनटू वेल फॉर्म्ड इन द जेल, तो यहाँ पे देखिए जो वेल हमने फॉर्म किया इसी में सैंपल को लोड करते हैं और जेल को यहाँ पे बफर में सबमर्ज कर देते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले अपने जेल को प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे कास्टिंग ट्रे में इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जेल को प्रिपेयर किया, फिर कास्टिंग ट्रे मतलब इसी को ट्रे मान लीजिए। इंजर्ड कॉम टू क्रिएट वेल्स एंड अलाउ जेल टू सॉलिडिफाई, और यहाँ पे हम लोग कॉम मतलब एक कॉम को ऐसे फिट कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। जेल को सॉलिडिफाई होने देते हैं, जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में प्लेस कर देते हैं, सैंपल्स को यहाँ पे वेल में लोड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर सेपरेशन हम लोग स्टेन कर देते हैं जेल को, अगर हमें जो है डीएनए नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब कि कलरलेस होगा तो हम लोग स्टेन कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रोटीन के एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग कॉस्मोसिस ब्लू का, मतलब कि देखिए कौन सा स्टेनिंग रेजेंट यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने सैंपल में लिया क्या है। डीएनए है तो एथिडियम ब्रोमाइड, अगर प्रोटीन है तो कॉस्मोसिस ब्लू, ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो भाई इसका यूज हम लोग जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन और सेपरेशन के लिए करते हैं, किसके, डीएनए आरएनए प्रोटीन्स के। बायोमोलिक्यूल्स, यानी बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है भाई, हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन यही तो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि कह सकते हो किसी पार्टिकुलर पर्सन के जीन की एनालिसिस में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक है, उसके डीएनए और जीन्स की वजह से, ठीक है। तो जीन्स की एनालिसिस में भी, मतलब हर एक पर्सन का एक स्पेसिफिक डीएनए होता है, उसकी एनालिसिस में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इतना भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और लिमिटेशंस की बात करें तो थोड़ा सा मतलब कि केयरफुल सेटअप हमें जो है रिक्वायर्ड होता है, और टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जेल बनाएंगे फिर रखेंगे फिर सेपरेशन होगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो इसका सेटअप हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे दो हमारे बफर सॉल्यूशन होते हैं, इन दोनों में हमारे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे डिप होते हैं, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, और फिर इसी के बीच में, ठीक है, दोनों बफर सॉल्यूशन के बीच में हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे राउंडेड कैपिलरी देखने को मिलती है, ठीक है, बैंडेड कैपिलरी देखने को मिलती है। तो कैपिलरी मतलब क्या, कैपिलरी मतलब एक पाइप टाइप का जिसके अंदर कुछ स्पेस वगैरह हो, तो ये हमारी कैपिलरी हो जाती है। ये हमारे दो बफर सॉल्यूशन हो गए, इनमें हमारा इलेक्ट्रोड डिप है, यहाँ पे हमने इन दोनों को कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुछ चीजें हमें समझनी है कि यहाँ पे सेपरेशन बेसिकली होता कैसे है। जैसे यहाँ पे लगा होता है एक डिटेक्टर, ठीक है, और इस कैपिलरी में, ठीक है, इधर की साइड, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वाली साइड हम लोग यहाँ पे अपना सैंपल को फिल करते हैं। तो अब यहाँ पे इधर लगा है डिटेक्टर, डिटेक्टर किधर लगा है, नेगेटिव वाले की साइड, ठीक है, सैंपल को हमने फिल किया पॉजिटिव वाले की साइड।
अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझना, सबसे पहले थोड़ा थ्योरी देखते हुए चलते हैं, ठीक है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट आयंस बेस्ड ऑन देयर चार्ज टू साइज रेशियो इन अ नैरो कैपिलरी ट्यूब अंडर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमारे एक बहुत ही हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अप्लाई करते हैं और इसी कैपिलरी के अंदर हमारा सेपरेशन होता है। कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। द मेन ड्राइविंग फोर्सेज आर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो विच मूव ऑल स्पीसीज टुवर्ड्स द डिटेक्टर। इस लाइन को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। इसमें हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या-क्या होते हैं, मतलब कि कौन सी ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि हमारे चार्ज को मूव करती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब सिंपल सी बात है कि जो चार्ज हमारा कितना तेजी से मूव कर रहा है। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। अब इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो वैसे इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो को अगर हम लोग देखें तो होता है, इसका मतलब होता है बल्क मूवमेंट इनसाइड कैपिलरी, यानी किसी पूरे के पूरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का बल्क मूवमेंट एक ही साइड होना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। बट ये कैसे होता है थोड़ा समझना ध्यान से। एक्चुअल में जो कैपिलरी होती है, अगर हम लोग उसको जूम करके देखें तो ये कैपिलरी की जो अंदर की वॉल्स होती है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सिलिका जेल की कोटिंग। मतलब ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये हमारी सिलिका जेल की कोटिंग होती है, ठीक है, अंदर की तरफ। अब ये सिलिका जेल की कोटिंग बेसिकली SiOH के फॉर्म में होती है, जो कि फर्दर यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है, तो ये SiO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सिलिका जेल की कोटिंग है, ये निगेटिव चार्ज की कोटिंग होती है, ठीक है। मतलब कि ये जो कैपिलरी है, इसके अंदर एक निगेटिव चार्ज की कोटिंग होती है। तो जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज की कोटिंग है, तो ये जो हमारा सैंपल है, ठीक है, यानी कि जो बफर सॉल्यूशन है, तो इसमें जो हमारे पॉजिटिव, यानी ये जो हमारा सैंपल है, ठीक है, इसमें जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, ये इस निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, थोड़ा समझिएगा। हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, बस ये जो कैपिलरी है, इसके अंदर की जो वॉल है, ये सिलिका जेल की कोटिंग की वजह से नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो बफर सॉल्यूशन के जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक लेयर बना लेते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर इकट्ठा हो जाती है इस निगेटिव चार्ज के आसपास। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमें कैपिलरी के अंदर का माहौल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे साइड में हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग ने इस साइड में सैंपल को फिल किया है, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया मान लीजिए सैंपल को। तो अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगी। तो जब फ्लो होगी तो होगा क्या, जैसे निगेटिव की तरफ जब हमारे फ्लो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले जो हमारे आयंस है, ये पहले से ही हमारे क्या है, पहले से ही तो हमारी कैपिलरी में साइड साइड में इकट्ठा हो गए। अब ये पॉजिटिव आयंस किसके हैं, ये हमारे सैंपल के, सॉरी ये हमारा बफर सॉल्यूशन के, ठीक है, समझना ये सैंपल के नहीं है। सैंपल तो हमारा ये है, सैंपल में हमारे पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा बफर आयंस है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन के जो आयंस हैं पॉजिटिव वाले, ये हमारे साइड साइड में इकट्ठा हो गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये क्या होगा, ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये यहाँ पे इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पे इस तरीके से मूव करेंगे, तो जब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव आयंस यहाँ पे एक साथ मूव कर रहे हैं इस निगेटिव वाले की तरफ। तो जब ये बहुत सारे एक साथ मूव करते हैं, तो होता क्या है कि ये अपने साथ, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारा सैंपल भी फिल है, ये अपने साथ सैंपल को भी अपनी ही डायरेक्शन में, अब देखो ये पॉजिटिव आयंस किधर की तरफ मूव कर रहे हैं भाई, निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ मूव करेगा ना, तो ये इस तरीके से मूव करेंगे, यानी कि डिटेक्टर की तरफ मूव करेंगे, ये जो हमारे बफर के आयंस है। और जब ये ऐसे मूव करेंगे तो सैंपल को भी तो अपने साथ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि सैंपल के पॉजिटिव जो चार्ज है, ये तो हमारा चलेंगे ही, क्योंकि ये तो अपने आप से ही चलेंगे नेगेटिव वाले की तरफ। लेकिन जो सैंपल के नेगेटिव चार्ज है, जिनको बेसिकली इधर की तरफ जाना चाहिए था, ये भी हमारा इसी पॉजिटिव वाले के साथ क्या होंगे, हमारे निगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये निगेटिव वाले भी इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझो कि ये अपने साथ में इनको लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब ये अपने आप नहीं जा रहे, बट ये फ्लो में, ठीक है, कि जैसे एक पानी जब बहता है, ठीक है, तो पानी जिस डायरेक्शन में बहता है उसके उसमें आप कुछ भी डालो वो सबको अपने साथ ही लेके चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसा समझो कि पॉजिटिव वाले यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं और ये अपने साथ साथ अपने सैंपल को भी पूरा खींच ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सैंपल को ये अपनी तरफ लेके तो जाएंगे, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो तो अपने आप ही चलेगा ना, क्योंकि वो तो जा ही रहा है, उसको तो निगेटिव चार्ज चाहिए। ऐसा समझो कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा सैंपल ऐसे मूव हो रहा है। तो अब इस सैंपल में जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो अपने आप ही मूव होंगे, लेकिन जो निगेटिव वाला है वो भी मूव होगा। लेकिन जो पॉजिटिव वाला है, चूंकि वो अपने आप हो रहा है, तो वो बहुत तेजी से मूव होगा। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाला डिटेक्टर को बहुत पहले ही क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से मूव हो जाएगा। लेकिन जो निगेटिव वाले आयंस होंगे वो सैंपल में मूव
मूव तो होंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो मूव होंगे, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो, अकॉर्डिंग टू फ्लो के डायरेक्शन में हमारे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो निगेटिव वाले ये भी धीरे धीरे मूव करेंगे। तो पहले पॉजिटिव वाला क्रॉस करेगा डिटेक्टर को, फिर निगेटिव वाला क्रॉस करेगा डिटेक्टर को, और ये डिटेक्टर हर एक आयंस का क्या होगा, हर एक आयंस को डिटेक्ट करके हमारा एक पीक बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक पीक देखने को मिल जाएगा, और इसी पीक के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल की एनालिसिस कर लेंगे। तो इसमें समझने वाली चीजें क्या थी कि यहाँ पे जो मूवमेंट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों का ही मूवमेंट हमारा इसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। भले ही चाहे वो नेगेटिव वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी मूवमेंट हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो देखने को मिलता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पहले से ही पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, ये सारे हमारे मूव करते हैं, इन्हीं के साथ में हमारा सैंपल भी पूरा का पूरा मूव करने लगता है। तो ये हमारा मेन ड्राइविंग फोर्स हो जाता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब इसके apparatus की बात करें तो यहाँ पे नैरो फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी देखने को मिलती है। दो बफर रिजर्वायर होते हैं, एक यहाँ पे ये होता है, एक यहाँ पे ये होता है, ठीक है। एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, और एक हमारा डिटेक्टर हमें देखने को मिलता है जो कि हर आयंस को डिटेक्ट करता है। अब प्रोसीजर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपिलरी को फिल करेंगे, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे देखिए जो कैपिलरी है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारा बफर सोल्यूशन फिल हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी ये पॉजिटिव वाले आयंस बफर के ही तो है। और उसके बाद यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, सैंपल को अपने कैपिलरी के अंदर डालेंगे। उसके बाद हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। आयन सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, और जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे आयंस यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए आयंस सेपरेट कैसे होंगे, भले ही दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो बहुत तेज मूव करेगा, तो वो पहले अलग हो जाएगा, और निगेटिव वाले बाद में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर डिटेक्टेड एज दे पास थ्रू द डिटेक्टर विंडो, और जैसे जैसे ये डिटेक्टर विंडो से पास होंगे इनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एनालिसिस हो जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे ड्रग्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मेटाबोलाइट्स, इन सब की एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो काफी हाई सेपरेशन एफिशिएंसी और स्पीड देखने को मिलती है। वेरी स्मॉल सैंपल वॉल्यूम हमें चाहिए होता है, और एक्सपेंसिव थोड़ा सा इक्विपमेंट होता है, इसका लिमिटेशन हो जाता है, और लार्ज स्केल सेपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।